नेपाल उस दौर में पहुंच चुका है जिस दौर से बांग्लादेश और श्रीलंका निकले हैं। नेपाल में शाही नरसंहार के बाद जब वीरेंद्र वीर विक्रम शाह के शासन का अंत हुआ तो उनके भाई ज्ञानेंद्र सत्ता में आए। 1 जून 2001 के बाद करीब एक दशक तक नेपाल अशांत रहा। नेपाल में माओवादी सरकार सत्ता में आई। उम्मीद थी कि अब राजशाही खत्म हो जाएगी, लेकिन लोकतांत्रिक राजशाही आ गई। नेताओं के बच्चे आलिशान जिंदगी जी रहे हैं और आम जनता गरीब होती चली जा रही है। नेपाल वह हिमालयी देश है जो अपनी शांति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। आज गुस्से और आंसुओं में डूबा है। युवाओं की हुंकार ने देश को हिला दिया है। सड़कों पर खून बिखरा है और एक ऐतिहासिक बदलाव की बयार बह रही है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन क्या यह इस्तीफा जनता के गुस्से को शांत कर पाएगा? आइए जानते हैं इस उथल पुथल की पूरी कहानी। पिछले हफ्ते नेपाल सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाबंदी लगा दी थी। सरकार का कहना था यह कदम फर्जी खबरों और नफरत फैलाने वाली सामग्री को रोकने के लिए जरूरी था, लेकिन इस फैसले ने देश के युवाओं में आग लगा दी। 13 से 28 साल के नौजवान, जिन्हें हम जनरेशन जेड कहते हैं या जेनजी कहते हैं, सड़कों पर उतर आए। ये सिर्फ सोशल मीडिया की पाबंदी के खिलाफ नहीं, बल्कि दशकों से चली आ रही भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और बदहाली के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह है। नेपाल की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा विदेश में काम करने वाली नेपाली नागरिकों के भेजे पैसों पर टिका है। विश्व बैंक के मुताबिक 33% से ज्यादा जीडीपी रेमिटेंस से आता है, लेकिन देश के भीतर नौजवानों के लिए नौकरियां नहीं है, अवसर नहीं है, और उनके ऊपर से राजनेताओं के बच्चों की शान शौकत वाली जिंदगी, जिन्हें सोशल मीडिया पर नेपो किड्स कहकर निशाना बनाया जा रहा है। इसी बात ने जनता के गुस्से को और भड़का दिया है। स्क्रीन पर प्रदर्शनकारियों की भयानक विध्वंसक तस्वीरें नजर आ रही हैं। लोग कह रहे हैं हम भ्रष्टाचार से तंग आ चुके हैं, हमें हमारा हक चाहिए। सोमवार को यह प्रदर्शक और हिंसक हो गया। काठमांडू के संसद भवन के बाहर हजारों युवा, जिनमें कई स्कूल कॉलेज की वर्दी में थे, पुलिस से भिड़ गए। पुलिस ने रबर की गोलियां, आंसू गैस और पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया, लेकिन हालात और बिगड़ गए। कुछ जगहों पर असली गोलियां चली। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट बताती है कि काठमांडू में 17 और पूर्वी शहर इटाहारी में 2 लोगों की मौत हो गई। 400 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनमें सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं। तस्वीरों को देखकर आपका दिल दहल जाएगा। सड़कों पर बिखरा खून, युवाओं की चीखें, एक देश जो अपने ही बच्चों के गुस्से से जूझ रहा है। संयुक्त राष्ट्र और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पुलिस की बर्बरता की निंदा की है। एमनेस्टी ने कहा है कि प्रदर्शनकारियों पर घातक हथियारों का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। इस हिंसा के बाद सरकार पर दबाव बढ़ता गया। गृहमंत्री रमेश लेखक समेत कई मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। आखिरकार मंगलवार को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भी कुर्सी छोड़ दी। अपने बयान में उन्होंने कहा कि वे युवाओं की मांग के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हिंसा के लिए बाहरी ताकत को जिम्मेदार ठहराया। दूसरी तरफ नेपाली कांग्रेस के नेता गगन थापा ने कहा, हमारे सामने मासूम युवाओं की मौत की क्रूर तस्वीरें हैं। सरकार को तुरंत जवाबदेही लेनी होगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर पाबंदी हटा ली है, लेकिन क्या यह काफी है? काठमांडू में कर्फ्यू के बावजूद प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं। चंद्रपुर में पुलिस को हवा में गोलियां चलानी पड़ी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बंद हो गया। नेपाल के सबसे बड़े अखबार ने भी ओली से इस्तीफे की मांग की थी। अब वह मांग पूरी हो गई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह इस्तीफा युवाओं के गुस्से को शांत कर पाएगा? नेपाल के इन नौजवानों की आवाज अब सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है। यह एक पीढ़ी का गुस्सा है जो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और असमानता के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। क्या नेपाल इस संकट से उबर पाएगा? क्या ये युवा क्रांतिकारी देश को एक नई दिशा देंगे?